अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वो भारत के किसी भी नए क्षेत्र या विदेशी राज्य यानी फॉरेन टेरिटरी को भारत का हिस्सा बना सके। यानी ये पावर एक्सटर्नल एडिशन के लिए है, जब कोई देश या क्षेत्र भारत में मर्ज होना चाहता है। जैसे सिक्किम का विलय 1975 में हुआ था, तो आर्टिकल 2 लागू होता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारत का हिस्सा डिक्लेयर करती है और यह भी तय करती है कि उस राज्य का क्या स्टेटस होगा। वो या तो पूरी तरह से राज्य बनेगा या यूटी बनेगा, क्या बनेगा ये संसद पर डिपेंड करता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वो भारत के भीतर पहले से मौजूद राज्यों के साथ कोई भी बदलाव कर सकता है। जैसे नया राज्य बना सकता है, राज्य को खत्म कर सकता है, उसकी बाउंड्री में चेंज कर सकता है, उसके एरिया में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है। यानी इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की पावर है। जब भारत के अंदर एक राज्य से दूसरा राज्य निकाला जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है ये चीज। आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर होती है, यानी वो बिना किसी कंसल्टेशन के फॉरेन टेरिटरी को भारत में शामिल कर सकती है, क्योंकि वो भारत के बाहर की इकाई है ना। जबकि आर्टिकल 3 में भारत के अंदर किसी भी राज्य को रीऑर्गेनाइज करना होता है तो राष्ट्रपति पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल से यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर से उसकी ओपिनियन मांगता है। हालांकि ये ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन फॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा जरूर होता है। तो आर्टिकल 2 का प्रयोग सोवरेन एक्सपेंशन के लिए होता है, जबकि आर्टिकल 3 का प्रयोग फेडरल स्ट्रक्चर को रिसीव करने के लिए होता है। आर्टिकल 2 भारत को नया हिस्सा देता है, जबकि आर्टिकल 3 भारत के अंदर हिस्सों को रिकन्फिगर करने के लिए होता है। यही कारण है कि आर्टिकल 2 रेयरली इस्तेमाल हुआ है अब तक, मुख्य रूप से सिक्किम के केस में, जबकि आर्टिकल 3 कई बार प्रयोग हुआ है। जैसे बिहार से झारखंड बनाना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकालना, असम से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाना। आर्टिकल 2 का प्रयोग तब होता है जब कोई एक्सटर्नल यूनिट स्वेच्छा से भारत में मर्ज होना चाहता है या स्ट्रेटेजिक रीजन से भारत उसे शामिल करना चाहता है। इसके लिए किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट की जरूरत हो सकती है, जैसे सिक्किम के केस में हुआ था। वहीं आर्टिकल 3 का प्रयोग पूरी तरह से इंटरनल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों के हिसाब से होता है, जैसे लिंग्विस्टिक डिमांड, एथनिक आइडेंटिटी या रीजनल डेवलपमेंट के लिए। संसद को आर्टिकल 3 के तहत यह भी पावर है कि वो किसी भी राज्य को पूरी तरह से एबॉलिश कर सकती है, जैसे पहले हैदराबाद स्टेट को खत्म किया गया, या फिर किसी एग्जिस्टिंग राज्य को 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया। इसके विपरीत आर्टिकल 2 किसी मौजूद भारतीय राज्य को खत्म नहीं करता है, बल्कि बाहर से एक नया हिस्सा जोड़ता है। एक और मुख्य कारण इसमें है कि आर्टिकल 2 अपने साथ आर्टिकल 1 को भी एक्टिवेट करता हुआ चलता है, क्योंकि आर्टिकल 2 आर्टिकल 1 साथ साथ चलते हैं। क्योंकि जब कोई नया हिस्सा भारत में शामिल होता है तो भारत का टोटल ज्योग्राफिकल डेफिनेशन भी चेंज होता है ना। और आर्टिकल 3 जो होता है वो केवल इंटरनल स्ट्रक्चर को एडजस्टमेंट करता है, वो आर्टिकल 1 की डेफिनेशन को डायरेक्टली टच नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी केस जो 1960 में आया था उसमें कहा था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की शक्तियां अलग अलग नेचर की हैं। आर्टिकल 2 का इस्तेमाल फॉरेन टेरिटरी को एडमिट करने के लिए होता है, जबकि आर्टिकल 3 का इस्तेमाल इंटरनल बाउंड्रीज को रेगुलेट करने के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि फॉरेन कंट्री या फॉरेन टेरिटरी को भारत में मर्ज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है, जबकि आर्टिकल 2 के अंतर्गत प्रॉपर लॉ पास किया जाता है। इस तरह से दोनों अनुच्छेद भारतीय संघ यानी कि इंडियन यूनियन के विस्तार और रीऑर्गेनाइजेशन के 2 अलग अलग बट कंप्लीमेंट्री उपकरण हैं। एक एक्सटर्नल एक्सपेंशन के लिए है, दूसरा इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए है। दोनों संसद को अत्यंत शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन इनके स्कोप, प्रोसेस और पर्पज अलग अलग हैं।